नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। कई जरियों से ये उल्लेख मिलता है कि 11वीं शताब्दी में जब सूरत हाल ये थी कि जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली समझे जाने वाली जातियों के लोग माने जाते थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे में सामने आता है बाबा गोरखनाथ मठ का नाम, जिनका नाम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व के रूप में अपना कोई सानी नहीं रखता है, और जिन्होंने अपने मठ के दरवाजे न सिर्फ इन जातियों के लिए खोले बल्कि यहाँ आने वाले सभी जातियों, धर्मों, संप्रदायों के व्यक्तियों में मुसलमान तक शामिल रहे हैं। और मुसलमान यहाँ सिर्फ आते ही नहीं थे बल्कि इस मठ में मुस्लिम योगियों तक का वर्णन मिलता है। और फिर समय बदलता गया और उसी धर्मनिरपेक्ष छवि रखने वाले गोरखनाथ मठ की छवि को भी समय बदल देता है, और इसी के आगामी वाहकों की कड़ियों के रूप में एक नाम जुड़ता है, योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक ओर गोरखनाथ मठ की पुरातन धर्मनिरपेक्ष छवि और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की वर्तमान छवि, दोनों में कोई तालमेल नजर नहीं आता। और जब इन्हीं योगी आदित्यनाथ पर एक किताब आती है जिसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है और जिसके लेखक हैं जाने माने पत्रकार शरद प्रधान जी और अतुल चंद्रा जी, तो लगता है कि थोड़ा हो हल्ला तो होगा ही। लेकिन हैरानी होती है कि ये किताब जितने खामोश ढंग से लिखी गई, उतने ही खामोश ढंग से इसे जारी भी किया गया। ना कहीं कोई भव्य सा विमोचन समारोह, ना कोई विज्ञापन, ना कहीं कोई समीक्षा आलोचना। ऐसे में ये किताब बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है, जिसके जवाब हम इस किताब के दोनों लेखकों से जानना चाहेंगे। बाकी किताब के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसे पेंगुइन बुक्स ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य है 399 रुपये। किताब के 389 पेजेस उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं जिसके साथ पहले से ही अनेक प्रश्न जुड़े हुए हों और एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद जिसे उनका जवाब देना नापसंद हो। तो चलिए अब इस बातचीत के सिलसिले में शामिल करते हैं शरद प्रधान जी और अतुल चंद्रा जी को। तो अतुल चंद्रा जी और शरद प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं हिंदी की बिंदी में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सीधे सवाल पर आती हूँ सर, और जैसी शख्सियत के बारे में आपने किताब लिखी है तो सीधे सवाल जवाब का सिलसिला ही ज़्यादा ठीक रहेगा। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राजनेता हैं जो इस देश के लोकतांत्रिक छवि के बिल्कुल अपोजिट छवि रखते हैं, बिल्कुल विपरीत छवि रखते हैं। ऐसे में जब आप उन पर कोई किताब लेकर आते हैं तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर आप उनके विपरीत कुछ कहते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आएगी, तो आपके सीधा सीधा देशद्रोही कहे जाने का खतरा है। और अगर आप उनके पक्ष में बातें करते हैं तो आपके अंधभक्त की कतार में खड़े हो जाने का खतरा है। ऐसे में इस किताब को लिखते हुए आप कितना तटस्थ रह पाए हैं? अतुल। हमारे ख्याल से देखिए हमने कोशिश करी है कि पूरी पूरी तरह से तटस्थ रह करके ही किताब लिखी जाए। जी। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अ, सबका साथ सबका विकास, उसका भी जिक्र इस किताब में है। किस तरह से योगी कह रहे हैं कि हम इस नारे को पूरी तरह से इसका पालन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही योगी जी किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की बातें कहते हैं, एक तरह से विष ही उगलते हैं। खासकर अगर आप उनकी वेबसाइट के लेखों को पढ़ें, जिसने भी लिखा है उसमें नाम नहीं है लेकिन उनकी वेबसाइट पर है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं उसको लेकर के अप्रूवल है। उनके मठ की वेबसाइट है। जी। नहीं नहीं, वो योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट है, मठ की नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो जी। तो उसमें आप जब हम दोनों दोनों ही पहलुओं के ऊपर बात कह रहे हैं, तो हम इससे ज्यादा और तटस्थ क्या रहेंगे फिर। जी, ठीक है। यही कारण है दामिनी कि ये जो हम लोगों ने कंबाइन किया, अतुल और हम बड़े पुराने
प्रोफेशनल साथी रहे हैं, जी, अच्छे जी। फ्रेंड्स रहे हैं। तो हम लोगों को कहा जाता है कि एक गरम दल है यानी कि मैं, और वो नरम दल है अतुल। तो इस वजह से ये भी बड़ा अच्छा रहा है जो कॉम्बिनेशन था हम लोगों का। जी। क्योंकि पहले लोगों को यही सवाल था कि ये 2 जने, ये कंट्रास्ट एटीट्यूड वाले लोग कैसे एक साथ। तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट निकला है इसमें बैलेंस है, और इसी वजह से तटस्थ रह करके काम हो सका है, दोनों एक दूसरे पे चेक रखते रहे। चलिए ठीक है, अगर ये बात निकली है तो यहाँ पर फिर मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जब एक किताब के 2 लेखक होते हैं, तो उसकी परिणति के रूप में तो वो किताब होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वैचारिक मतभेद भी होते हैं, विरोधाभास भी होते हैं। तो इस किताब में आप दोनों के विरोधाभास कहाँ रहे? नहीं, हम कहीं लोगों ने नहीं। देखिए विरोधाभास हम लोगों के जो व्यक्तिगत रूप पे जो भी हो, किताब में कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी तभी आ सकती थी। जी। अगर विरोधाभास वहां पे दिखने लगते तो फिर ऑब्जेक्टिव कहाँ रहता। तो इसलिए जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर फोकस था उसके ऊपर टोटल ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखा गया है, प्रॉपर रिसर्च करके लिखा गया है, और कहीं पे भी ये नहीं किया है कि हमारे व्यक्तिगत बायस किताब में रिफ्लेक्ट करें। जी। अ, अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी मतलब किसी व्यक्ति के किसी राजनेता के पदासीन रहते हुए, पद पर रहते हुए कोई किताब लिखी जाती है, तो बहुत मानवीय सी बात है कि बिल्कुल तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। या तो उसके पीछे कोई लालसा काम करती है या फिर उसके पीछे कोई आशंका काम करती है। बहुत सोच समझ के मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा होता है वो किताब लिखना। तो क्या आप इन दोनों ही भावनाओं से बच पाए, चाहे एक तरफ आशंका हो, चाहे एक तरफ लालसा हो? देखिए, कुछ आशंकाएं तो थी, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन लालसा किसी तरह की नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम कोई पद चाहिए हो या किसी और तरह से हमको कुछ फेवर चाहिए हो सरकार से। लालसा तो नहीं थी, लेकिन आशंका जरूर थी कि हो सकता है यूएपीए लग जाए, जैसा आपने शुरुआत में कहा। कोई भी कार्यवाही की जा सकती थी, लेकिन शायद इलेक्शन के माहौल में किसी ने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी दिया है कि नहीं दिया है नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल बचे रहे हैं। देखिए मेरा मानना यह है दामिनी कि जब भी कोई इस तरीके का काम करें तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में परवाह नहीं करना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। Yes. ये एटीट्यूड लेके अपना शुरू से उसूल रहा है कि जब एक सही काम कर रहे हैं और हम सही दिशा में चल रहे हैं, किसी तरीके से भटक नहीं रहे हैं किसी भी कारण, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। शरद जी, मैं आपसे ही अपना दूसरा सवाल करती हूँ। हम चाहे इस देश की परंपरा को देख लें, चाहे वर्ण व्यवस्था को देख लें, या जो दर्शन रहा है उसे देख लें। योगी का मतलब होता है तमाम भोगों से ऊपर उठ जाना। जब आप तमाम विलास देख लेते हैं या इस सांसारिक सुखों को देख लेते हैं, तब आप योग की तरफ आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की तो दरअसल मतलब परंपरा ही थोड़ी उल्टी रही है, और यहाँ भी उनका थोड़ा उल्टा ही स्वरूप देखने को मिल रहा है कि वो सत्ता सुख लेते हुए योगी भी कहलाना चाहते हैं, राजनेता भी रहना चाहते हैं, और जन नेता ना होते हुए भी जन नेता का चेहरा भी रखना चाहते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए इसमें तो बड़ी विस्तार से पूरी किताब में ये चीज डिस्क्राइब करी गई है, और बिल्कुल सही आपने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उन चित भी मेरी पट भी मेरी, वो ये कह के चल रहे हैं, और अभी तक उन्होंने जो है ये उनसे और वो बड़े वो मठाधीश क्योंकि रहे हैं और मठाधीश आज भी हैं। ये पहला एग्जाम्पल होगा हिंदुस्तान में कि जहां एक मठ का जो हेड है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, और बड़ी शान से वो चीज कर रहा है, उसमें कोई उसको कोई चेक नहीं करता। डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन जो आज की हालत है उसमें सब कुछ जायज है, और ये जो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखिए, तो बिल्कुल सरासर गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप जिस तरीके का लोकतंत्र बनता जा रहा है उसमें जो आजकल कहा जाता है ना कि फला है तो मुमकिन है, जी। वही हो रहा है। जी।
अतुल जी, मतलब एक बात आती है कि हम कहते हैं कि हम आदर्शों की बात तो करते हैं लेकिन आदर्शों को मानते नहीं हैं, उनकी बात नहीं मानते, मतलब व्यक्ति को मानते हैं, व्यक्ति की बात नहीं मानते। ऐसे ही ये योगी आदित्यनाथ जी जिस गोरखनाथ मठ परंपरा के वाहक के रूप में आगे आते हैं, वहाँ पर हम धर्मनिरपेक्ष छवि देखते हैं, जिनके बारे में आपने बहुत विस्तार से चर्चा भी की है, इस किताब में बहुत प्रकाश भी डाला है। ऐसे में इस किताब को लिखते हुए क्या आप ऐसे व्यक्तियों से भी मिले जिनको हम कह सकते हैं कि जो गोरखनाथ मठ परंपरा के नामलेवा रह गए हैं, कहीं बचे हैं ये लोग? जी, हम लोग बस्ती में एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो पहले, पूरा परिवार था वो। हाँ, पूरा परिवार था, मुस्लिम होते हुए भी वो गोरखनाथ के भजन गाने के लिए जाना जाता है। अब उस तरह के लोगों को मठ से एकदम दूर कर दिया गया है। बाकी काम करने के लिए लोग हैं मठ में, अस्पताल में, सब कुछ है, लेकिन ये जो गोरखनाथ के अनुयायी थे, जो दूसरे धर्म से होते हुए भी उनके भजन गाने में कोई भी संकोच नहीं करते थे। और उस दिन भी जब हम लोग मिले तब भी उन्होंने बहुत, थोड़ा सा उनको डर की वजह से वो नहीं सुना रहे थे कोई भजन, लेकिन जब उनको आश्वस्त कर दिया गया और वो हो गए आश्वस्त, तब उन्होंने अपनी पुरानी सारंगी निकाली, गेरुआ वस्त्र पहना। अब तो वो गेरुआ वस्त्र भी नहीं पहनते हैं डर की वजह से। तब हमको भजन सुनाया उन्होंने। तो एक वो जो गोरखनाथ का मूल मंत्र था धर्मनिरपेक्षता वाला, वो हमको उस व्यक्ति के गायन में नजर आया। ऐसे कई परिवार हैं उस इलाके में भी, लेकिन सब अब मठ से बहुत दूर रखे जाते हैं। और हमने ये सवाल पूछा था योगी आदित्यनाथ से कि भाई उन लोगों का क्या हुआ, तो बड़े खफा हो गए वो, ना बोले कि मुझे क्या पता, आप जा करके उनसे पूछिए। तो हमने कहा कि साहब सुना है कि आपने उनको यहाँ से निकाल बाहर कर दिया। तो फिर तो वो जाहिर है कि वो उनको बिल्कुल बात पसंद नहीं आई। जी। बोले आपसे किसने कह दिया, हम क्यों निकालेंगे उनको। तो मतलब उनको वो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल उनको बर्दाश्त नहीं था। अगर ये सवाल ना बर्दाश्त करने का मतलब मादा इतना कम है, तो यहाँ पर मेरे मन में ये बात आती है कि अगर आप किसी विचारधारा से, किसी नीति से सहमत नहीं हैं, तो आप अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। ऐसे में गोरखनाथ मठ परंपरा जैसी, जहाँ पे सर्वधर्म मतलब सद्भाव की बात की जा सकती है, तो आपको उस छतरी की क्यों ज़रूरत है? मतलब योगी आदित्यनाथ अपना रास्ता अलग क्यों नहीं चुन लेते गोरखनाथ मठ से हटकर? उन्हें इस जब नाम की आपको ज़रूरत क्यों जब पड़ी? दामिनी आपको जब आपके पास इतनी पावर आ जाए कि आप मठ को जिस तरफ चाहे आप मोड़ दें, जैसी शक्ल देना चाहे उसको दे सकते हैं, जी। तो आपको क्या जरूरत है दूसरा क्रिएट करने की। ये जो मठ है, हजारों करोड़ की संपत्ति है और इतनी बड़ी प्रोफाइल है कि आप क्यों उसको छोड़ करके एक नए सिरे से शुरू करेंगे। आपका अल्टीमेट हमने तो लिखा ही है कि रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर, कि रिलीजन के जरिए पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के जरिए पावर। तो जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप उसी के कब्जा करेंगे ना, उसके ऊपर कब्जा अपना और पुख्ता करेंगे। जी। अतुल जी, मैं आप पर आती हूँ। मतलब कोई भी किताब किसी व्यक्ति की पूरी शख्सियत का आईना तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हिस्सा उसमें झलकता है। तो इस किताब को लिखते हुए और योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकातों के दौरान, मतलब आप उनको जितना जान पाए या उनकी शक्ति का जितना आकलन कर पाए, अब 2024 में आप उनको कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी 2024 में तो वो बहुत आगे नहीं जाएंगे। 2024 के बाद हम लोग कह सकते हैं कि शायद वो केंद्र में पहुंचे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार आप बने। 2024 की बात कर रही हैं या 22 की? जी, मैं 2024 की। 2024 में अभी ये कहीं बहुत ज्यादा इनको नहीं मिलेगी सत्ता में, आगे ये नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा होगा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ही दोबारा बन जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा अभी केंद्र में मोदी जी के रहते हुए योगी को कोई ज्यादा प्रभावशाली पद मिलने की संभावना बहुत कम है। जी। शरद जी, मैंने दरअसल 2024 ही इसलिए पूछा क्योंकि अ,
हर पोस्टर पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं निकल आएं या फिर मतलब यूपी में ऑल ओवर कहीं भी देखें, तो जहां जहां मोदी जी का चेहरा नजर आता है, योगी जी का चेहरा जरूर नजर आता है। तो ऐसा लगता है कि उस चेहरे को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो ये चेहरा कर सकता है। दरअसल इसलिए मेरा सवाल ये था। मैं चाहूंगी कि आप भी इसका जवाब जरूर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने एक चैप्टर भी लिखा हुआ है फ्यूचर पीएम करके। जी। और ये उनकी महत्वाकांक्षा है, ऐसा बड़ा साफ प्रतीत होता है। और ये खाली दिल्ली और नोएडा और एनसीआर तक सीमित नहीं है इनकी ये पब्लिसिटी। जी। ये दूर दूर बंबई एयरपोर्ट से निकलिए तो सामने आपको होर्डिंग दिख जाएगी, मद्रास में दिख जाएगी, कलकत्ते में दिख जाएगी। ये इस कदर अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन इस कदर तरीके से किया है इन्होंने। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सेल्फ प्रोजेक्शन का जो लेवल है, पिछले 5 महीने का, लास्ट के 5 मंथ्स जो है सरकार के, जी। उसमें पब्लिसिटी का जो बजट एलोकेशन है 650 करोड़ का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या घूम रहा है दिमाग में। लेकिन 2024 में तब कुछ हो पाएगा अगर 2022 में पुनः स्थापित हो पाए, तब। वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो हारने जा रहे हैं, लेकिन ये करना कि जीतने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जी। क्योंकि कई ऐसे वाकये हुए हैं जिसका जिक्र किताब में भी है, जिसकी वजह से उम्मीद कम है कि, और कई ऐसे चीजें हैं, कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद प्रधानमंत्री इनको पुनः स्थापित ना होने देना चाहते हो। ये हमारा असेसमेंट है, हो सकता है गलत हो, लेकिन दिखता यही है। और अगर 2022 में स्थापित नहीं हो पाए तो फिर 2024 का फ्यूचर जो शायद वो खुद सोच रहे हो, वो बनता दिखता नहीं। अब पोस्टर की बात निकल कर आई है तो पोस्टर से ये बात भी सामने आती है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़ा पोस्टर बॉय मतलब जैसी ही छवि रखते हैं या पोस्टर बॉय ही हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो तमाम आपदाएं आई हैं, जो तमाम चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो स्त्री सुरक्षा की बात हो या और दूसरे मुद्दे हो, उसमें ज़मीनी तौर पर उनका काम कुछ और कहता है और जो उनके भरपूर विज्ञापन होते हैं वो कुछ और कहते हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पब्लिसिटी में जो है इतना ज़्यादा अर्ध सत्य है। कुछ बात और कुछ झूठ भी है, जिसको कि बखूबी चलाया जा रहा है। और इस कदर, जिस तरह कहते हैं कि मैं उसे तो मानता हूँ कि वो एक तरीके की बम्बार्डमेंट है। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, सरकार का पैसा है, मैकेनिज्म है, तो आप अपनी अर्ध अर्ध सत्य को इस कदर लोगों पे बौछार करते हैं कि वो उसको सच मानने लगे। और यही चीज है कि जो जो हकीकत है उससे बहुत परे है। अब जैसे वो कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल राम राज्य आ गया। उसमें उसका जिक्र नहीं आता है कि हाथरस में कांड हो गया इतना बड़ा। उसमें उसका जिक्र नहीं आता है कि उन्नाव में इनकी पार्टी का एमएलए जो है वो गैंग रेप करता है, उसके बाद लड़की के बाप को भी मरवा देता है और उसको सरकार खुलेआम प्रोटेक्शन देती है। उसमें इसका जिक्र नहीं होता कि लखीमपुर में एक केंद्रीय मंत्री का लड़का रौंद देता है और उसको बचाने के लिए सरकार पूरे जोर शोर से लगी रहती है। उसमें ये कहा जाता है कि साहब देखिए, हमने कार्रवाई करी अपने लोगों पर। कब करी कार्रवाई? जब कोर्ट ने फटकार लगाई, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को दखल देना पड़ा, तब जाकर के हुआ। तो ये जो मैंने कहा ना कि दिखाने का कुछ और है, पब्लिसिटी के लिए कुछ और है, रियलिटी उससे बहुत परे है। और ये इसमें महारत हासिल है। यानी आप ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ असल में एक पोस्टर बॉय ही है? बिल्कुल, बिल्कुल। अतुल जी, अगर हिंदुत्व का, एग्रेसिव हिंदुत्व का एक चेहरा है। और उनके मतलब, और उस हिंदुत्व में हिंदू रिलीजन की बखार नहीं है, उसमें जो मैसेज ऑफ हेट्रेड है वो बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अतुल जी, मैं आपके पास आती हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति की मतलब एक तरफ़ा मूल्यांकन पे बात हो तो बातचीत भी फिर एक तरफ़ा लगती है। आपने मतलब बहुत विस्तार में किताब लिखी है और सभी पक्षों को भी मतलब सामने रखा है और निष्पक्ष रहते हुए रखा है। मैं आप ही से पूछती हूँ कि योगी आदित्यनाथ में आपने खूबियाँ क्या देखी?
देखिए, जो खूबी एक खास नजर आती है वो है ईमानदारी की। जो अन्य मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी तुलना में ऐसी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जेबों को भर रहे हैं किसी भी तरह से। ये एक सबसे बड़ा चार्ज था पिछले 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर, क्या उससे पहले भी। लेकिन ये मुख्यमंत्री रहते हुए अगर आप इस लांछन से बचे हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हम मानेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर जितने नेता हैं करीब करीब सब पैसा बनाने के उद्देश्य से ही काम करते हैं। ये नहीं कहेंगे हम कि उनके रहते हुए, ईमानदार रहते हुए भ्रष्टाचार में कमी आई है, नहीं। भ्रष्टाचार है, लेकिन वो खुद उससे परे हैं। कितना वो देखकर अनदेखा करते हैं और कितना वो उनको पता ही नहीं है, ये एक दीगर बात है। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो योगी आदित्यनाथ में नजर आती है। शरद जी, अतुल जी की बात को लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर एक व्यक्ति के रूप में हम आदित्यनाथ जी का मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं तब तो ये ईमानदारी एक क्वालिटी की तरह नजर आती है। लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठ के आप ईमानदार हैं, लेकिन आप तक पहुंचने का हर रास्ता बेईमानी से होकर गुजरता है, तो फिर उस ईमानदारी का क्या फायदा? ये तो वही तो मैंने कहा कि दिखाने की चीज और होती है, मुखौटा कुछ और होता है। तो वही वही है, राजनीति में तो बिल्कुल वही होता है। अब राजनीति में कहाँ से ये बन जाए। ये बात ठीक है कि उनके ऊपर इस तरीके का अभी तक व्यक्तिगत तौर पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का आरोप नहीं लगा है। लेकिन इस तरीके की बहुत सी बातें हैं जो घोर बेईमानों को संरक्षण मिला हुआ है। पार्टी के और गवर्नमेंट में रहते हुए कई ऐसे मंत्री हैं जो लिप्त हैं बुरी तरह भ्रष्टाचार में। कई मामले सामने आए हैं भ्रष्टाचार के, जैसे अयोध्या की जमीन को लेके स्कैम, आपने सुना ही होगा कि किस तरह से औने पौने दाम में खरीद करके जमीन को ट्रस्ट को बेची गई बड़े। तो वो भी हो रहा है और उन सबको संरक्षण देना, ये यानी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। कई ऐसे मंत्री हैं जो बुरी तरीके से, जल शक्ति मिशन जैसे है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत लंबा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उन सब में कार्रवाई नहीं करना। अब ये सब विडंबना है। और ये ठीक है कि आप स्वयं बिल्कुल साफ सुथरे बने हुए हैं, क्योंकि आपके खिलाफ कोई अभी तक इस तरीके के सीरियस एलिगेशंस सामने आए नहीं है। अब आगे चल के जब आप पावर में नहीं रहते तब क्या क्या आता है, तब देखा जाएगा। जी। आप दोनों से बातचीत के दौरान भी एक बात मतलब ये समझ में आई है कि एक तरफ़ा नीति या एक तरफ़ा छवि के साथ व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं चल पाता। जैसा कि आपने ये सोच ज़ाहिर भी की है कि 2024 तक हम इनको बहुत लंबा देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने इसी कट्टर छवि के साथ न केवल अपना पूरा कार्यकाल निकाला है, बल्कि वो उस छवि के साथ खुश भी हैं। उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें एक कट्टर नेता के रूप में देखा जा रहा है। जब एक व्यक्ति इतना लंबा चल सकता है तो उसके और आगे दूर तक चलने में आपको कोई आशंका क्यों नजर आती है? क्यों आपको लगता है कि ये ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे? ये मुझसे है सवाल है? जी, शरद जी। अच्छा, देखिए देखिए ये इनको तो खैर नहीं दिखेगा। ऐसे जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो समझते हैं कि जो कुछ हमने कर दिया, और खास तौर से अगर मठाधीश हो तो वो समझते हैं कि हमारे जो हमने कह दिया वो तो डिवाइन वाणी है, भगवान की वाणी है। तो जो हमने सोच लिया वही सच है, जो हमने कर दिया वही सही है। तो जब आदमी का ये एटीट्यूड हो और उसमें डिसेंट का कोई स्कोप नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है, क्योंकि मठाधीशों को आदत होती है सिर्फ हाँ सुनने की जी। और लोगों को सर झुकाए हर चीज एक्सेप्ट करने की। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड बन जाता है जिसको वैसे तो अंग्रेजी जुबान में डेस्पोटिक भी कहा जाता है। लेकिन इनके केस में इसको बड़ा वो अपने आप को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक समझते हैं। और मजे की बात ये भी है कि प्रदेश ने के लोगों ने उनको चीफ मिनिस्टर सोच के वोट नहीं दिया था बीजेपी को। उनको ये सोच के कि ये तो मुख्यमंत्री बाद में बने,
जी। हाँ, आज की डेट में ये पहला मौका है कि उन्हें प्रूव करने का मौका मिलेगा इस 2022 के चुनाव में कि क्या जनता उनको ही चाहती है। ये बात अलग है कि वो जो आपने सवाल पूछा, उस पे मैं वापस आ रहा हूँ कि क्या इस तरीके के कट्टरपन से उनको फ्यूचर दिखता है? देखिए, उनका राइज ही कट्टरपन से हुआ है और ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का कि हम आज की डेट में कट्टरपन को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सोच नहीं रहे कि इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इतिहास को नहीं पढ़ रहे, देख रहे हैं कि इतिहास में इस तरह के लोगों ने क्या-क्या नहीं किया है। और ये भी एक दुर्भाग्य है कि आज की डेट में इसी तरीके की आइडियोलॉजी पनप रही है और इसके लिए दोषी हम और आप हैं, यानी कि पब्लिक दोषी है। पब्लिक इतनी जल्दी बहक रही है इस कट्टरवाद में। वो सोचती है कि यही सही रास्ता है और ये एक झूठा नैरेटिव जो क्रिएट कर दिया गया कि साहब हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, एक फॉल्स सेंस ऑफ नेशनलिज्म बिल्ड करा इसमें, उसी पे ये पनप रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो सोचते हैं कि यही सही रास्ता है। इस बातचीत में हमने काफ़ी कुछ जानने का मतलब प्रयास किया है, लेकिन एक किताब के मतलब जो लगभग 400 पेजेस की किताब है, उसे समेटना इतना आसान नहीं है और हम अपने दर्शकों पर अपनी कोई राय लादना भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो इस किताब को खुद पढ़ें और खुद मतलब किसी आकलन पर पहुँचे। लेकिन चलते-चलते मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस तरह की किताबें जब लिखी जाती हैं, तो उसमें भूमिका के ज़रिए या संपादकीय के ज़रिए कुछ ना कुछ एक पक्ष रखने की कोशिश ज़रूर की जाती है। इस किताब में ना भूमिका है, ना कोई संपादकीय है, तो इसका जवाब मैं आप दोनों से ही चाहूँगी बारी-बारी से कि मतलब आपको उसकी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई? अतुल जी। अ, देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा विषय है कि इनके लिए भूमिका और प्रस्तावना की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं हुई। सीधे विषय पर आ जाने से हमारे ख्याल से काम ज्यादा इफेक्टिवली बनता है, बजाय इसके कि हम एक भूमिका बनाएं, उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें और तब हम लिखना शुरू करें। योगी आदित्यनाथ को भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। खाली जब नाम आ जाएगा कवर पे, तभी लोग समझ जाएंगे कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। और हमारे ख्याल से वो जो उत्सुकता बनती है किसी भूमिका के ना होने से, वो ज्यादा अर्थपूर्ण होती है, कहना चाहिए। जी। मेरा मेरा मानना यह है दामिनी कि एक और वजह है इसमें, इन एडिशन टू जो अतुल ने कहा कि देखिए हम दोनों हार्डकोर जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं जमीनी रिपोर्टर रहा हूँ, अतुल हमेशा एडिटर रहे हैं जी। और तो दोनों का जो हमेशा ये नजरिया रहा है कि कोई चीज, वही बात जो इन्होंने अतुल ने कही कि सीधे सब्जेक्ट पे आओ। ये भूमिका बनाना जो है, ये एक टिपिकल टाइप की जो राइटिंग होती है उसको और प्रस्तावना देना कि हम लोग को लगा ही नहीं कि किसी स्टेज पे जरूरत पड़ेगी। और आपने देखा होगा स्टार्ट भी बड़ा अनयूजुअल सा है, जी। जो जो अमूमन नहीं होता है। कहानी शुरू होती है कि वंस अपॉन अ टाइम वाली बात लेकर के तो हम लोगों ने नहीं किया उसको, और बल्कि लास्ट मिनट पे चेंज किया हम लोगों ने। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट बिल्कुल डिफरेंट एंगल से किया कि बताते हुए कि साहब किस तरह से इनकी कोरोना को लेके क्या क्या तारीफें हो रही हैं, और फिर आए हम जमीनी हकीकत पे। तो पहली लाइन से, पहले चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा जी। कि क्लेम्स और जमीनी हकीकत में क्या फर्क है। और अभी तक जो इनके ऊपर किताबें आई हैं, देखिए जी। वो 5 किताबें आ चुकी हैं और 5 वो किताब, पाँचों किताबों में तारीफ के पुल बहुत बांधे गए। जी। शायद ये पहली बार है कि एक ऑब्जेक्टिव किताब है, इसमें दोनों बातें हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। जी। तो हाँ। इसलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी भूमिका की और प्रस्तावना की। आमतौर पर तो शरद जी किसी किताब पर बात करते हुए मैं उस किताब के लिए शुभकामनाएँ ही देती हूँ और इस किताब के लिए मैं आशंकित हूँ कि इसका दूसरा संस्करण आ भी पाएगा। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। स्पेशली अगर 2024 में जो लोगों को शंका है कि 2024 में कुछ हो जाएगा और इनको और बढ़ावा मिल जाएगा, तो शायद बड़ा मुश्किल होगा।
इसका दूसरा संस्करण आना, वरना जरूर आएगा। जी। शरद जी, अतुल जी, आप दोनों का मैं तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।